हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। आज हम संज्ञा, विशेषण, क्रिया, कारक से कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? जमाव, पहचान, आलसी, सजावट। ठीक है, कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन से आपका जमाव, पहचान, आलसी, सजावट। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखिएगा, जमाव, पहचान, सजावट ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन आलसी जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर आलस होता ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता। मानकर सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से आलसी शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? बचपन, व्यक्ति, मिठास, हरियाली। 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया आपसे जातिवाचक संज्ञा है कौन सा। यहाँ पर बी ऑप्शन अगर आप देखिएगा ये जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति लिखा है। बचपन, मिठास, हरियाली ये नहीं, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो है जातिवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा। बी ऑप्शन आपका सही है, व्यक्ति शब्द जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? व्यक्तित्व, बच्चा, मित्रता, हिमालय। 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देख, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। व्यक्तित्व, बच्चा, मित्रता, हिमालय। चारों ऑप्शंस में से अगर आप देखिएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बच्चा जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी संज्ञा विशेष खास का बोध कराती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, विशेष या खास का बोध कराने वाला जो होता है वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाएगा। 7 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। विशेष या खास का बोध कराने वाला जो संज्ञा शब्द होता है, जो संज्ञा का भेद होता है, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? विद्वान, बचपन, मित्रता, बुढ़ापा। अब देखिए, मित्रता, बचपन, बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा है। आपसे पूछा है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, तो 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। विद्वान जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी भाववाचक संज्ञा की रचना विशेषण से नहीं हुई है? सहायता, ऊंचाई, मूर्खता, चमक। आपको ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा, मतलब चारों ही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। इन चारों में से किसकी रचना विशेषण से नहीं हुई है आपको बताना है। ये 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसमें 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक तो दिया है ए, जो सहायता शब्द है ये भी विशेषण से नहीं बनी है, और चमक भी विशेषण से नहीं बनी है। ए और डी दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बैठक, स्वस्थ, कमाई, जलन। 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ये ऑप्शन सही होगा। बैठक जो है भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। स्वस्थ, कमाई, जलन ये भाववाचक शब्द है, इसलिए आपका 10 का ए ऑप्शन सही है। बैठक जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, एक स्थान का बोध करा रहा है बैठक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा से नहीं हुई है? ठीक है, कौन सी भाववाचक संज्ञा की रचना जातिवाचक संज्ञा से नहीं हुई है? सज्जनता, ऐश्वर्य, उड़ान, गौरव। ठीक है, ये चारों शब्द जो है भाववाचक शब्द है, लेकिन कौन सा ऐसा शब्द है जो जातिवाचक से भाववाचक नहीं बना है? सज्जनता, ऐश्वर्य, उड़ान, गौरव। 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उड़ान शब्द जो है ये एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन इसकी रचना जातिवाचक संज्ञा से नहीं हुई है।
क्वेश्चन नंबर 12, जो सत्य बोलता है वो नहीं डरता, इस वाक्य में कितने सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ये क्वेश्चन जो है सर्वनाम से बना है। वैसे तो आपका सिलेबस में नहीं है। जो सत्य बोलता है वो नहीं डरता, इस वाक्य में कितने सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन सी होगा। 2 सर्वनाम का प्रयोग हुआ। जो सत्य बोलता है वो नहीं डरता। ठीक है, ये एक है और ये एक, 2 सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 13, भाववाचक संज्ञा की रचना निम्न में से किससे होती है? क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, उपरोक्त सभी से। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा जो है ये तीनों से, मतलब क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बन सकता है, जातिवाचक संज्ञा शब्द से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बन सकता है, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बन सकता है। इसलिए आपका 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, भाववाचक संज्ञा कठोरता की रचना किससे हुई है? तो भाववाचक संज्ञा शब्द है कठोरता, इसकी रचना किससे हुई है? सर्वनाम से, अवयव से, मतलब अव्यय से, क्रिया से, विशेषण से। 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिए, इसका सही ऑप्शन जो होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। कठोरता कठोर शब्द से बना है और कठोर जो है विशेषण के अंतर्गत आएगा, इसलिए जो कठोरता शब्द है ये एक भाववाचक संज्ञा शब्द है और ये विशेषण से बना है। क्वेश्चन नंबर 16, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पर दशा अवस्था के बारे में बोला गया। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। इसका सही ऑप्शन जो है सी होगा। जातिवाचक भाववाचक के अंतर्गत ये जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दशा अवस्था के बारे में बोला गया, मनोभाव के बारे में बोला गया है, तो ये भाववाचक के अंतर्गत जाएगा। 16 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? शीघ्र, अपनापन, निकटता, स्वास्थ्य। यहाँ देखिए जो 17 नंबर क्वेश्चन है, अगर आप देखिएगा, शीघ्र शब्द जो है ये एक क्रिया विशेषण के रूप में वाक्य में प्रयोग होता है, तो इस हिसाब से अगर शीघ्रता होता तो ये संज्ञा में जाता, भाववाचक संज्ञा में जाता। लेकिन अपनापन, निकटता, स्वास्थ्य जो है ये संज्ञा शब्द है और शीघ्र जो है ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस संज्ञा की रचना अव्यय से हुई है? निकटता, सहायता, वीरता, सुनवाई। अब यहाँ पर देखिए, निकटता शब्द जो है ये निकट से बना हुआ है और निकट जो है एक अव्यय है। अव्यय का मतलब पता होगा आप लोगों को, जो अभिकारी होता है, मतलब लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता है उन शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। निकट शब्द भी देखिए लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए वो अव्यय है और निकट से बना है निकटता संज्ञा शब्द। क्वेश्चन नंबर 21, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण, उपयुक्त, उपरोक्त सभी। तो देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, 21 का बी ऑप्शन सही है। संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बताया वो विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तात्कालिक क्रिया है? ठीक है, तात्कालिक क्रिया के बारे में दिया है, करवाता नहाकर खाते ही जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि तत्कालिक क्रिया क्या है। तत्कालिक क्रिया वो है जब एक क्रिया होने के बाद तुरंत ही दूसरा क्रिया हो। ठीक है, तो वहां पर तत्कालिक क्रिया होता है। यहाँ पर दिया है खाते ही, ये जो है ना ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे कि राम खाते ही सो गया, मतलब पहले वो खाने का काम किया, तुरंत ही सोने का काम किया। तो इस तरह से अगर आए तो याद रखिएगा, खाते ही जो ही लगा हुआ है इसको याद रखिए। तत्कालिक का मतलब होता है एक क्रिया खत्म होते ही दूसरा क्रिया का आरंभ हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म की संभावना नहीं रहती तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर बोला गया निम्न में से असत्य कथन को चुनना है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन। और पहला ऑप्शन में आपका दिया है कि जिस क्रिया में प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है, यहाँ पर कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, कर्म की संभावना नहीं है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये पहला ऑप्शन है, आपको असत्य कथन चुनना है। सेकंड ऑप्शन में दिया है मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती है। मुख्य क्रिया के साथ वाक्य में सहायक क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती है, ये सेकंड ऑप्शन है, जो बिल्कुल सही भी है। आपको पता है वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ साथ सहायक क्रिया एक से ज्यादा भी हो सकता है। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन नहीं करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए तो उसे प्रेरणार्थक कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन नहीं करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये भी सही है, आप लोगों को प्रेरणार्थक क्रिया का डेफिनेशन याद होगा। जब कार्य कर्ता स्वयं ना करके किसी से करवाता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत जाएगा। डी ऑप्शन में आपका दिया है संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें नाम धातु कहते हैं। अब संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये शब्द जो है जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं, मतलब क्रिया के धातु के रूप में अगर वाक्य में प्रयोग हो तो उसको नाम धातु कहते हैं। तो नाम धातु के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब क्रिया मतलब क्रिया का धातु रूप की तरह अगर वाक्य में प्रयोग हो जाए तो उसको हम नाम धातु कहते हैं। मतलब डी ऑप्शन भी सही है। तो इस तरह से बी सी डी हमारा तीनों ऑप्शन सही है। आपको असत्य कथन चुनना था, जो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए में दिया है जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म की संभावना नहीं होती। देखिए कर्ता पर फल पड़ रहा है, कर्म की संभावना ही नहीं है, तो उसे हम सकर्मक कैसे बोलेंगे? यहाँ पर तो कर्म है ही नहीं, तो ये कथन जो है असत्य है। 24 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मोहन काली कमीज पहनकर स्कूल आया। इस वाक्य में क्रमशः विशेषण विशेष्य कौन से शब्द हैं? काली कमीज, पहले आपको विशेषण, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दिया है, मतलब पहला जो होगा आपका विशेषण होगा, फिर उसके बाद विशेष्य होगा। तो ए ऑप्शन में दिया है काली कमीज, मोहन काली कमीज पहनकर स्कूल काली। ये तो बहुत इजी है, ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बोला है विशेषण विशेष्य को आपको ढूंढना है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में जो दिया गया है काली कमीज, यही आपका आंसर है, क्योंकि इसी लाइन में ही सिर्फ विशेषण विशेष्य है, बाकी में विशेषण विशेष्य नहीं है। यहाँ पर विशेषण हो जाएगा काली और विशेष्य होगा कमीज। विशेषण और विशेष्य में अंतर आप लोगों को पता है ना, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है और जो विशेषता बताया गया वो है विशेषण। जैसे कि राम अच्छा है, तो राम के बारे में बोला गया तो राम विशेष्य है, अच्छा जो है विशेषण है। 25 का आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, मात्रा या मतलब जो माप तौल के बारे में बोला गया है, बताने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। तो माप तौल के बारे में बोला गया तो ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाएगा। डी ऑप्शन सही है। परिमाणवाचक और परिणामवाचक दो लिखा है, आपको इनमें से डिफरेंसेस समझना होगा, नहीं तो आप परिमाण की जगह परिणाम कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 अगर आप देखिएगा इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, धातु में क्या जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं? ना, दीर्घई, आना, ता। तो आपको पता है जो मेनली होता है धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर ये आपका क्रियापद बन जाता है। जैसे कि पढ़ में ना, पढ़ धातु में ना जोड़ने पर वो पढ़ना होता है, पढ़ना एक क्रिया शब्द है, इसलिए 27 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोष बोधक विशेषण नहीं है? कंजूस, पापी, कृपालु, दुष्ट। मतलब
यहाँ पर ऐसा विशेषण शब्द है, चारों ही विशेषण शब्द है, लेकिन आपको बताना है कौन सा एक दोष बोधक विशेषण नहीं है, मतलब जिसमें दोष का बोध नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा 28 का सबसे सही ऑप्शन जो है सी है, कृपालु। ये दोष बोधक विशेषण नहीं है। कंजूस, पापी, दुष्ट, ये सब एक तरह से दोष बोधक हो सकता है, लेकिन कृपालु दोष बोधक नहीं है। इसलिए 28 का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? बीकानेरी, बहुत पुराना, ज्यादा। ठीक है, बहुत पुराना, ज्यादा, बीकानेरी। आपको बताना है कौन सा गुणवाचक विशेषण है। देखिए यहाँ पर आपसे विशेषण पूछा था, ठीक है, गुणवाचक विशेषण पूछा था, तो इसका सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा पुराना होगा। 29 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कर्म के आधार पर क्रिया का भेद नहीं है? द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अकर्मक क्रिया नहीं है? ठहरना, मरना, जागना, तोड़ना। ठीक है, ठहरना, मरना, जागना, तोड़ना। आपको बताना है कौन सा अकर्मक क्रिया नहीं है। तोड़ना जो है ये अकर्मक क्रिया नहीं है। 31 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपसे अकर्मक क्रिया पूछा गया था जिसमें कर्म नहीं है, तो 31 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32, वाक्य का अंश जो क्या कर रहा है, प्रश्न का उत्तर देता है, क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कर रहा है प्रश्न का जो उत्तर दे उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया, कर्ता, संज्ञा। क्वेश्चन में आपका है क्या कर रहा है। क्या कर रहा है मतलब ये काम को इंडिकेट करता है, काम यानी कि क्रिया। 32 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? पहनावा, कड़वा, अभियानी, मुलायम। 33 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन सी है। यहाँ पर पूछा गया है कि विशेषण कौन सा नहीं है, तो अभियानी जो है विशेषण नहीं है। 33 का सी ऑप्शन सही। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा यहाँ पर जो अभियानी दिया है, अभियानी का मतलब होता है कैंपेनर। तो इस हिसाब से इसको भी हम ले सकते हैं, जैसे कि कोई अभियान करने वाला को हम अभियानी कह सकते हैं, तो उस हिसाब से इसको विशेषण के अंतर्गत भी रख सकते हैं हम। लेकिन पहनावा जो है ये विशेषण नहीं होगा, इसलिए 33 का ऑप्शन सी सही नहीं होगा, बल्कि ए ऑप्शन ज्यादा सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन जो है इसका ए ऑप्शन सही है। पहनावा शब्द जो है विशेषण नहीं है, इसको याद रखिएगा। अभियानी को भी हम विशेषण के अंतर्गत रख सकते हैं, लेकिन पहनावा को विशेषण के अंतर्गत नहीं रख सकते, इसलिए 33 का ए ऑप्शन सही होगा, सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया, इनमें से कोई नहीं, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। अब क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय को जोड़ा गया है तो वो क्या बनेगा आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर याद रखिए कृदंत होगा। 34 का डी ऑप्शन सही है। क्रिया के बाद में प्रत्यय लगा है तो ये कृदंत के अंतर्गत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्रिया की रचना निम्न में से किन शब्दों से होती है? विशेषण से, धातु से, संज्ञा से, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो दिया गया है ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्रिया शब्द संज्ञा से भी बन सकता है, धातु से भी बन सकता है, विशेषण से भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया, ठीक है, उबालना, दौड़ना, डूबना। अब अकर्मक क्रिया कौन सा नहीं आपसे पूछा गया, अकर्मक क्रिया कौन सा नहीं है, यानी कि सकर्मक क्रिया आपको ढूंढना है। दौड़ना और डूबना ये दोनों अकर्मक क्रिया है, लेकिन अकर्मक क्रिया नहीं है उबालना। क्या उबालना, यहाँ पर आप कर्म को ला सकते हैं, इसलिए 36 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप अगर सवाल करते हैं उबालने को लेकर तो आपको यहाँ पर जवाब मिलेगा, इसलिए 36 का ए ऑप्शन सही है, उबालना अकर्मक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर देखिए क्रिया अगर देखिएगा पढ़ने आया करो, ठीक है, पढ़ने के लिए आया करो, तो ये क्या है?
संयुक्त रूप में क्रिया का रूप जो है संयुक्त है, इसलिए संयुक्त क्रिया के अंतर्गत जाएगा। 37 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण नहीं है? स्पर्श बोधक विशेषण, ये सब कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो आपका अगर एग्जाम में आता है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है जो बहुत ही क्वेश्चन से आपको समझ में आए कि इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण नहीं है? स्पर्श बोधक विशेषण मतलब जिसको हम छू नहीं सकते हैं। स्पर्श बोधक का मतलब होता है छूने वाला। यहाँ दिया है स्पर्श बोधक कौन सा नहीं है, जिसको हम छू नहीं सकते। तीखा, कठोर, नरम, सख्त। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा, कठोर, नरम, सख्त, 3 ऑप्शन दिया है बी सी डी। आप कठोर को टच करके देख सकते हैं, नरम को टच करके देख सकते हैं, सख्त जो है वो भी कठोरता से रिलेटेड ही है, तो इनको आप छूकर देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन तीखा को क्या आप स्पर्श कर सकते हैं? आप बस महसूस कर सकते हैं तीखा। इसलिए 38 का सही ऑप्शन जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रंग बोधक विशेषण है? खुशबूदार, नरम, सुनहरा, नम। अब सुनहरा जो है ये रंग बोधक है, रंग का बोध करा रहा है। 39 का सी ऑप्शन सही है। ये जो हमारे स्टेट में जो नहीं, लेकिन अदर स्टेट में जो सिलेबस में दिया गया है विशेषण, उसमें इस तरह से क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसके लिए कॉमन क्वेश्चंस को मैं दी हूँ और ये बहुत आसान है, आप लोगों को इसके लिए डेफिनेशन लर्न करना नहीं पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जहन में ये याद रहेगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को मैं डाली हूँ ताकि अगर एग्जाम में ऐसा कुछ हो, क्वेश्चन अगर इस तरह से भी आए तो आप लोग सही करके आए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कई, थोड़ा, कुछ, अभिमान। आपको बताना है इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है, तो सही ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, कई, थोड़ा, कुछ, ये सब विशेषण का एक भेद है, लेकिन अभिमान जो है विशेषण का भेद नहीं है। और आप लोगों के लिए ये टास्क है कि कई, थोड़ा और कुछ में से आपको बताना है ये कौन से विशेषण के अंतर्गत जाएगा। ए, बी और सी तीनों ऑप्शन कौन से विशेषण के अंतर्गत जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। और सिर्फ विशेषण का नाम नहीं बताना है, आपको पूरा क्लियर लिखना है कई शब्द जो है किस विशेषण के अंतर्गत जाएगा, थोड़ा किसके अंतर्गत जाएगा, कुछ किसके अंतर्गत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको वाक्य ढूंढकर बताना है कि किसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बच्चा चित्र बना रहा है, गीता सितार बजा रही है, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अब यहाँ पर सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा, पहले तो देख लीजिए, बच्चा चित्र बना रहा है, क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है। गीता सितार बजा रही है, क्या बजा रही है? सितार बजा रही है। अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर सिखा रहे हैं। तो ये तीनों तो सकर्मक के अंतर्गत गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा सकर्मक क्रिया नहीं है, आपको बताना है। तो सकर्मक क्रिया कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन में नहीं है। उड़ना जो है सकर्मक क्रिया नहीं है। यहाँ पर दिया है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ने के बारे में बोला गया, इसलिए सही ऑप्शन जो है ए ही होगा। 41 का ए ऑप्शन सही है। काफी इजी क्वेश्चन और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। जब टाइम मैनेज करना होता है तो इस तरह का क्वेश्चन भी दिया जाता है एग्जाम में, ताकि आप लोगों को थोड़ा लेंदी लगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, टाइम ज्यादा लगे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अकर्मक क्रिया नहीं है? कौन सा अकर्मक क्रिया नहीं है आपको बताना है। अकर्मक नहीं है मतलब सकर्मक आपको बताना है। क्वेश्चंस को पहले अच्छे से बैठ के आराम से समझिएगा, फिर आंसर बनाइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा अकर्मक क्रिया नहीं है? जहां पर भी अकर्मक नहीं है का मतलब सकर्मक होगा, सकर्मक नहीं है का मतलब अकर्मक होगा। यहाँ पर दिया है अकर्मक नहीं है तो सकर्मक आपको ढूंढना है। आना, जोड़ना, बैठना, उछलना। आना, जोड़ना, बैठना, उछलना। 42 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी है, जोड़ना। ये सकर्मक क्रिया है, तो ये अकर्मक के अंतर्गत नहीं जाएगा। बाकी आना, बैठना, उछलना ये सब अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाम धातु क्रिया नहीं है? नाम धातु क्रिया,
करवाना, बताना, लजाना, सुखाना। 43 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसमें से पूछा गया है आपसे कि कौन सा नाम धातु क्रिया नहीं है। करवाना, बताना, लजाना, सुखाना। सबसे पहले तो यहाँ पर समझिए कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाले क्रिया शब्द को नाम धातु क्रिया के अंतर्गत हम रखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिएगा, बताना, लजाना, सुखाना, ये है नाम धातु, क्योंकि इसमें से आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण ढूंढ सकते हैं, लेकिन करवाना से संज्ञा सर्वनाम विशेषण आप नहीं ढूंढ सकते, इसलिए 43 का ए ऑप्शन सही है। करवाना जो है नाम धातु क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, मालिक नौकर से काम करवाता है, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? नाम धातु, पूर्वकालिक, तात्कालिक, प्रेरणार्थक। बहुत इजी क्वेश्चन है। 44 का सही ऑप्शन कौन सा होगा? आंसर क्या है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसमें दिया है मालिक नौकर से काम करवाता है, और इसमें कौन सा क्रिया का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। ऑप्शंस अगर आप देखिएगा, तात्कालिक दिया है, पूर्वकालिक दिया है, नाम धातु दिया है और प्रेरणार्थक दिया है। सही ऑप्शन क्या है? आप क्वेश्चन के साथ ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? अब आपको बताना है कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। खेल कर, अपनाना, बनवाना, हथिया लेना। जैसे कि खेल कर आया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है कि मतलब एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया जो है, मतलब एक क्रिया से पहले जो क्रिया है उसके बारे में बोला गया, ठीक है। जैसे भाग कर बस पकड़ा, खेल कर आया, ये सब जाएगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। इसलिए 45 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ए ऑप्शन, खेल कर, ठीक है। सही ऑप्शन जो आपका है खेल कर होगा, पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत जाएगा खेल कर। क्वेश्चन नंबर 46, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, गरीबों को में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। तो गरीबों को कंबल दिए, किसी को कुछ देने के अर्थ में हम जब कारक का प्रयोग करते हैं वो संप्रदान कारक होता है। किसी को कुछ देने के अर्थ में, किसी के लिए कुछ करने के अर्थ में को भी हो सकता है, के लिए का इस्तेमाल भी हो सकता है। विभक्ति चिन्ह आपको को भी कुछ जगह पर मिलेगा, कुछ जगह पर आपको के लिए मिलेगा। ये जाएगा आपका संप्रदान कारक के अंतर्गत। 46 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, कर्म कारक संप्रदान कारक में प्रमुख अंतर क्या होता है? अब आपको बताना है कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या है। कर्म कारक में को विभक्ति का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन में आपको बोला गया कि कर्म कारक में को विभक्ति का प्रयोग कर्म पर पड़ता है, को का प्रयोग कर्म कारक में कर्म पर ही पड़ता है, ये सही है। जबकि संप्रदान कारक में को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। सेकंड में बताया गया कि संप्रदान कारक में को विभक्ति से क्या होता है, कर्म को कुछ प्राप्त होता है। ये तो गया ए ऑप्शन। बी ऑप्शन देखिए, कर्म कारक में विभक्ति को का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। अब कारक कर्म है, को का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, ये तो पहले ही गलत बोल दिया, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। कर्म में को क्रिया का साधन है, जबकि संप्रदान में को अलग होने का भाव है। देखिए, कर्म कारक में को क्रिया का साधन है, ये सही बोला, लेकिन संप्रदान में को अलग होने का भाव है ऐसा तो नहीं है। संप्रदान में तो हम किसी को लिए कुछ करते हैं या किसी को कुछ देते हैं, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों ही गलत है। सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा ए होगा। यहाँ पर और थोड़ा क्लियर आपको समझाना चाहिए था कि कर्म कारक में को विभक्ति का प्रयोग होता है, और को जो है इसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, ये तो बिल्कुल क्लियर समझाया। लेकिन संप्रदान कारक में को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है जो दिया गया है, इसको और थोड़ा क्लियर समझाना था। लेकिन अब बाकी का ऑप्शंस को देखकर आप एलिमिनेट करके एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी आपका ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कर्म कारक में को विभक्ति का प्रयोग कर्म पर पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। यहाँ पर मेनली होता है किसी के लिए कुछ करना, किसी को कुछ देना, जो संप्रदान के अंतर्गत जाएगा, और विभक्ति चिन्ह भी को ही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है? करण कारक का प्रयोग, ठीक है। निम्नलिखित सभी में मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, मतलब मेहनत के माध्यम से अच्छे अंक मिलते हैं।
करण कारक पता है ना, माध्यम का बोध कराएगा। तो यहाँ पर दिया गया है मेहनत से अच्छे अंक, आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। वो स्वभाव से कंजूस है, भिखारी क्रम से बैठे हैं। अब यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन जो दिया है, बहुत स्वभाव से कंजूस है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कंजूस है, ये भी आपका करण के अंतर्गत जाएगा, स्वभाव से कंजूस है। भिखारी क्रम से बैठे हैं, क्रम में बैठे हुए हैं भिखारी। आप जब कारक को पढ़ेंगे तो आपको करण कारक, बहुत सारा कारक के बारे में एकदम डिटेल में दिया गया है। अगर वो डिटेल में आप पढ़ें तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। डिटेल में एक बार पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है। अगर आप लोग 2-3 बार रिवाइज करके पढ़ेंगे आपको एग्जाम तक याद रहेगा, और एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आएंगे उसके लिए वो काफी है। आप लोग बस कारक चैप्टर को 10th का बुक से अगर खत्म कर लिए एकदम अच्छे से पढ़ के, तो कारक से जितना भी क्वेश्चन आएगा आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है ए होगा, निम्नलिखित सभी में करण कारक का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के किस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? अच्छा, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझिए। इसमें बोला गया संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है। आधार का बोध होने वाला आप लोगों को याद होगा, अपादान जो है अलगाव है। एक एक को काटते हुए जाइए, आपको आंसर मिलेगा। अपादान जो है अलगाव है, संप्रदान किसी को कुछ देते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, करण जो है माध्यम है, साधन है। तो बचा कौन? डी ऑप्शन बचा। तो आपका सही ऑप्शन जो है डी है, क्रिया का आधार का बोध होता है अधिकरण कारक में। 49 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन याद रखिए, वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, साधन या माध्यम के बारे में बोला गया। मैं अभी जस्ट बताई कि साधन और माध्यम अगर आए तो ये किस कारक के अंतर्गत जाएगा। ऑप्शन से आपका करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक। आप लोगों के लिए ये टास्क है कि 50 नंबर क्वेश्चन में जितना भी ऑप्शंस दिया गया है आपको एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए बताना है कि कौन से कारक का इस्तेमाल किसके आधार पर होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया साधन या माध्यम के रूप में, अगर हम देखते हैं कि कर्ता जिस साधन या माध्यम से मतलब वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि साधन और माध्यम के बारे में हम कौन से कारक के अंतर्गत जानते हैं, उसी तरह से आपको चारों कारक का बताना है कि कौन सा किसके आधार पर होता है। हम पहचान कैसे करते हैं कारक को, जैसे संप्रदान कारक है उसका पहचान हम कैसे करते हैं, वो आपको कमेंट के थ्रू बताना है। चारों कारक जो दिया है ऑप्शन में, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 51, लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक। देखिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया मतलब किसी को कुछ देने के अर्थ में यहाँ पर बोला गया। तो किसी को कुछ देने के अर्थ में कौन सा कारक का इस्तेमाल होता है? संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक। ऑप्शंस देखिए, कर्म कारक दिया है और एक दिया है अपादान कारक। अपादान कारक आपको पता होगा, अलगाव के बारे में बताएगा। करण कारक दिया है जो आपका साधन या माध्यम को इंडिकेट करेगा। कर्म में कर्म होगा, ठीक है, क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ रहा होगा तो वो कर्म कारक के अंतर्गत जाएगा। एक ऑप्शन बच गया, ये ऑप्शन जो है आपका आंसर है, क्योंकि आपका यहाँ पर दिया था पीड़ितों के लिए दान दिया गया, ठीक है, लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया, तो देने के अर्थ में किया गया। तो देने के अर्थ में, किसी के लिए कुछ करने के अर्थ में अगर हम कारक देखते हैं तो वो संप्रदान के अंतर्गत जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सही ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 52, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने, को, पर, से।
बहुत ही इजी क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह जो है ने है। से जो है अपादान भी हो सकता है, करण कारक भी हो सकता है। पर जो है ये अधिकरण है, आधार का बोध कराता है। को जो है संप्रदान होता है या फिर कर्म होता है, मेनली कर्म होता है, कुछ जगह पर संप्रदान के स्थान पर भी को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और ने विभक्ति चिन्ह जो है ये कर्ता कारक है। क्वेश्चन है आपका कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 53, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर सेंटेंस में विभक्ति जब ऐसा क्वेश्चन आए ना जहां आप लोग कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पर तो दो कारक हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस दिया गया है। एक ऑप्शन में आपका कर्म कारक दिया है, कर्म है वाक्य में। दूसरा ऑप्शन में कर्ता कारक है, कर्ता भी है वाक्य में। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये कर्म के अंतर्गत आएगा या कर्ता के अंतर्गत आएगा। तो वहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम कारक में विभक्ति चिन्ह को देखकर कारक डिसाइड करते हैं। अगर बिल्कुल भी विभक्ति चिन्ह, एक भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, फिर छुपा हुआ विभक्ति चिन्ह को हम वहां देख सकते हैं। लेकिन जहां पर एक विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है, तो हमारा फोकस सिर्फ उसी विभक्ति चिन्ह पर होना चाहिए। यहाँ दिया है लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो ने विभक्ति चिन्ह आया। ने विभक्ति चिन्ह के अंतर्गत कौन सा जाएगा? कर्ता कारक जाएगा। तो 53 का सही ऑप्शन जो है सी है। क्वेश्चन नंबर 54, अधिकरण कारक का प्रयोग कहाँ होता है? जल्दबाजी बतलाने के लिए, बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए, निश्चित समय बताने के लिए, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर अधिकरण कारक पूछा गया है आपसे कि अधिकरण कारक का प्रयोग कहाँ होता है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया है ऑप्शंस, हम लोग एक एक करके पहले समझते हैं। सबसे पहले दिया गया है निश्चित समय बताने के लिए। अब अधिकरण कारक में आपको मिलेगा निश्चित समय बताने के लिए, आपको मिल जाएगा निश्चित समय बताने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन में दिया है बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए। अधिकरण कारक का जो 10th का बुक है स्टेट बोर्ड का, उसमें देखिएगा एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको, फूलों में गुलाब सुंदर है या ऐसा ही कुछ है, ठीक है, फूलों में गुलाब सुंदर है, शायद इस तरह से कुछ है। तो वहां पर क्या हुआ, बहुत सारे में से एक को श्रेष्ठ बताया गया, फूलों में मतलब सभी फूलों में गुलाब को बताया गया कि सुंदर है। तो इसलिए बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। जहां पर दो ऑप्शन सही आपको मिल जाए ना, वहां पर आपका उपरोक्त सभी टिक करना गलत नहीं होगा, इसको आप टिक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी थर्ड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, जल्दबाजी बतलाने के लिए। अब जल्दबाजी बतलाने के लिए भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। 54 का डी ऑप्शन जो है सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55, कर्म कारक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कर्म कारक के संबंध में कौन सा एक असत्य कथन है, उसको आपको चुनना है। क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखिए, विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है। ठीक है, सजीव कर्म कारक के साथ को का प्रयोग होता है, ये सेकेंड ऑप्शन है। कर्म कारक में के लिए भी विभक्ति को, अच्छा, कर्म कारक में के लिए भी विभक्ति को के साथ प्रयोग होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि कर्म कारक में के लिए का इस्तेमाल होता है या फिर को का इस्तेमाल होता है, लेकिन के लिए के साथ को का इस्तेमाल ये एक साथ तो नहीं होता। इसलिए आपका कर्म कारक पर आधारित जो असत्य कथन को चुनना था, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 जो है, कर्म कारक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि असत्य कथन है, वो आपका सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? मतलब कौन सा वाक्य में संबंध कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है। विजय अजय का भाई है, अभिनव की पुस्तक गुम हो गई, राम को बुखार हो रहा है, मेरी उम्र 40 वर्ष है। अब देखिए, विजय अजय का भाई है,
ये इसमें संबंध कारक है। अभिनव की पुस्तक गुम हो गई, संबंध कारक है। राम को बुखार हो रहा है, ये संबंध कारक नहीं है। मेरी उम्र 40 वर्ष है, ये भी संबंध कारक है। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57, क्रिया करने वाले को हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं? कर्ता, अधिकरण, कर्म, करण। मतलब क्रिया करने वाले पर आधारित अगर हो और अगर कारक पूछा जाए तो वो किस कारक के अंतर्गत जाएगा, आपसे ये पूछा गया, तो वो कर्ता कारक के अंतर्गत जाएगा। क्रिया करने वाला यानी कि कर्ता के बारे में बोला गया तो ये कर्ता कारक के अंतर्गत जाएगा। 57 का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58, राम हृदय से दयालु है, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? संप्रदान कारक, करण कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। 58 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, राम हृदय से दयालु है, ये आपका करण कारक के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं है, संप्रदान नहीं है, संबंध नहीं है, तो ये करण कारक जाएगा। आप अगर एलिमिनेट करके भी ऑप्शन को अगर सिलेक्ट करते हैं तब भी आपका आंसर सही होगा। 58 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का भाव हो, वहां किस कारक का प्रयोग होता है? संप्रदान कारक, करण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। अलगाव का बोध हो, अलग होने के बारे में या तुलना करने के बारे में। तुलना करने में आपका तुलना करने में भी आपका जाएगा अपादान कारक, और अलग होने के अर्थ में भी अपादान कारक हो सकता है। और करण कारक का विभक्ति चिन्ह भी से है, अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस यही है कि यहाँ पर साधन होता है, माध्यम होता है करण कारक में। अपादान कारक में अलगाव हो सकता है, तुलना हो सकता है, उत्पत्ति हो सकता है। 59 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है डी है। अलगाव और तुलना अपादान कारक के अंतर्गत जाएगा, इसका विभक्ति चिन्ह से है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, वो बल्ले से खेल रहा है, ठीक है, वो बल्ले से खेल रहा है, बल्ले से में कौन सा कारक है? करण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। अब देखिए किसके बल्ले से खेल रहा है, मतलब उसके माध्यम से खेल रहा है, तो ये करण कारक का उदाहरण है। 60 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शंस को देखिए, कौन सा में करण कारक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वही आपका आंसर है। ध्यान से अध्ययन करो, प्रियंका पेंसिल से चित्र बनाती है, सानिया बैट से खेलती है, नदी पहाड़ से निकलती है। अब देखिए यहाँ पर दिया है ध्यान से अध्ययन करो, तो ये क्या है? ध्यान से करने के बारे में बोला गया, तो ये होगा आपका करण कारक होगा, क्योंकि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी ये शब्द जाता है ध्यान जो है, और ये जो है करण कारक के अंतर्गत जाएगा। आप लोग अगर रूल्स को पढ़िएगा वहां आपको मिल जाएगा। प्रियंका पेंसिल से चित्र बनाती है, किसके माध्यम से? पेंसिल के माध्यम से, ये भी आपका करण कारक है। सानिया बैट से खेलती है, यानी कि बैट के माध्यम से खेलती है, ये भी आपका करण कारक है। नदी पहाड़ से निकलती है, ये आपका अपादान कारक का उदाहरण है। इसलिए सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा यही हो जाएगा, करण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है डी ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 62, नाव नदी में डूब गई, वाक्य में कौन सा कारक है? नाव नदी में डूब गई, करण कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। यहाँ पर अधिकरण कारक के अंतर्गत जाएगा, में विभक्ति चिन्ह भी आपको मिल रहा है, तो ये अधिकरण कारक का उदाहरण है। 62 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 63, वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। यहाँ पर बोला गया कि वाक्य में कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, किसी के लिए कुछ करना, किसी को कुछ देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है, इसलिए 63 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 64, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? 10, 5, 7, 8। ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा, और अभी तक सबको पता होना भी चाहिए। अगर आपको ग्रामर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था अभी तक, तब भी अभी जितना टाइम बचा है एग्जाम को आप लोगों का, अब तक आपको ये सारा चीज पता होना चाहिए। तो 64 नंबर क्वेश्चन जो भी है इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 65, पंडित जी ने प्रेम से भोजन किया। पंडित जी शब्द में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक। अब यहाँ पर शब्द दिया है पंडित जी, तो ये कर्ता कारक के अंतर्गत जाएगा। पंडित जी ने प्रेम से भोजन किया, यहाँ पर से भी था, ने भी था, इसलिए आपको बताया गया कि पंडित जी के साथ जो विभक्ति चिन्ह है वो किस कारक के अंतर्गत जाएगा, तो 65 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? पुस्तक को मत फोड़ो, यहाँ पर आपको बताना है कि कर्म कारक का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है। पुस्तक को मत फोड़ो, यहाँ पर कर्म है। कृतिका कॉलेज जा रही है। राधा ने नौकर को बुलाया। राजा ने गरीबों को कंबल दिए। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा, पुस्तक को मत फोड़ो में कर्म है। कृतिका जा रही है, कहाँ जा रही है? कॉलेज जा रही है, कर्म है। राधा ने नौकर को बुलाया, किसको बुलाया? नौकर को बुलाया, यहाँ भी कर्म है, तो कर्म नहीं है डी ऑप्शन में। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, ये संप्रदान कारक का उदाहरण है, इसलिए 66 का डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है? मेरा चश्मा बहुत कीमती है, संप्रदान कारक आपको बताना है, ठीक है। मेरा चश्मा बहुत कीमती है। मैं कलम से लिखता हूं, पुलिस ने चोर को दंड दिया, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन की संप्रदान कारक देने के अर्थ में होता है संप्रदान कारक, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पुलिस ने चोर को दंड दिया, ये आपका संप्रदान कारक का एक उदाहरण है, ठीक है। 66 का सी ऑप्शन सही है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, ये अधिकरण कारक है। मेरा चश्मा बहुत कीमती है, ये कर्म कारक के अंतर्गत जाएगा, या फिर हम रा को अगर लेते हैं, ये संबंध कारक के अंतर्गत जाएगा। मैं कलम से लिखता हूं, यानी कि ये करण कारक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है सी ऑप्शन है, पुलिस ने चोर को दंड दिया, देने के अर्थ में संप्रदान कारक होगा। 66 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अधिकरण कारक का किसमें प्रयोग नहीं हुआ है, आप बताइए। वो पत्र लिखता है, कक्षा में रवि सबसे बुद्धिमान है, ये तुलना के अर्थ में बोला गया, तो ये सही है। तुलना करते हुए बोला गया कि रवि सबसे बुद्धिमान है, मतलब बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ माना गया। टायर में हवा कम है, में दिया गया है, ये भी अधिकरण कारक है। कदम कदम पर पुलिस का पहरा है, पर भी जो है ये भी अधिकरण कारक है, ठीक है। में आया, पर आया, और यहाँ पर तुलना करके श्रेष्ठ बताया गया, तो एक ही ऑप्शन है जो आपका अधिकरण कारक के अंतर्गत नहीं जाएगा, वो है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही होगा। वो पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है, ये कर्म कारक के अंतर्गत जाएगा। 67 का ए ऑप्शन सही है, अधिकरण कारक के अंतर्गत नहीं है, ए ऑप्शन में जो दिया गया है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67, कर्ता कारक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रिया से कर्ता कारक का संबंध होता है। कर्ता कारक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, क्रिया से कर्ता कारक का संबंध होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, क्रिया से कर्ता कारक का संबंध होता है। कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ होता है, वो भी भूतकाल में। यहाँ पर आपको बताना है कि कर्ता कारक के संबंध में कौन सा एक गलत कथन है, ठीक है। ए ऑप्शन में दिया कि क्रिया से कर्ता कारक का संबंध होता है, ये सही कथन है। कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ होता है, वो भी भूतकाल में, ये भी सही है। कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग अकर्मक क्रिया के साथ वर्तमान काल में होता है, एक ऑप्शन है। डी ऑप्शन में दिया गया कर्ता कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम कर्ता कारक होता है, लेकिन सी ऑप्शन जो है ये आपका गलत है। क्वेश्चन में आपका है कि कर्ता कारक के संबंध में गलत कथन का चयन करना है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? मैंने गिलास से पानी पिया, तो गिलास के माध्यम से, ठीक है, तो ये करण कारक है। पहला ऑप्शन जो है ये करण कारक है। मेरे हाथ से गेंद गिर गई, हाथ से क्या गिरी? गेंद गिर गई। विजय कॉलेज से घर आया, कॉलेज से घर आने के बारे में बोला गया, अलगाव का सूचना है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये भी अलगाव है। तीनों अलगाव के अर्थ में अपादान कारक है, तो आपका सही ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। ये अपादान कारक नहीं है, आपसे पूछा भी गया था कि कौन सा अपादान कारक नहीं है।
तो यहीं तक था क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितना भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिया गया है वो ज़रूर बताइए कमेंट करके, उसका आंसर ज़रूर बताइए। और पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास में। कोई भी नीडी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको क्लास जॉइन करना है लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। यहाँ पर कॉन्टैक्ट का डिटेल्स दिया गया है आपका पेड बैच के लिए। जो भी जॉइन करना चाहते हैं आप लोग जॉइन कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर आप लोग जॉइन हो जाइए ग्रुप में, ताकि ये जो पीडीएफ जो भी वीडियो बन रहा है उसका पीडीएफ आप लोगों को मिल पाए। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी और ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास में। अगर ये कुछ दिन अगर आप लोग मेहनत कर लेते हैं, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और इतने दिन से आप लोग मेहनत किए हैं, आप लोग खुद सोचिए कब से फॉर्म फिल करके अभी तक आप लोग पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम से लेकर अभी तक अगर इतना मेहनत किए और कुछ दिन ही सही थोड़ा मेहनत कर लीजिए। आप लोग हर एस्पिरेंट्स के साथ ये होता है, जब टाइम करीब आता है वो लोग डर जाते हैं, नर्वस होते हैं कि क्या होगा उनके साथ, और ये सब सोचते हैं। कोई कितना भी पढ़ ले, उसका भी दिमाग में यही चल रहा है कि पता नहीं उसके साथ क्या होगा। तो आप लोग वो सब चीज़ में इतना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन करने के लिए एक तो मेहनत कीजिए, दूसरा जो है अच्छा काम कीजिए, ठीक है? तब आपका सिलेक्शन इंशाअल्लाह हो जाएगा सिलेक्शन, अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं।